नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को सीईआरटी बुक क्लास 11th मनोविज्ञान चैप्टर 6 अधिगम पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, अधिगम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, प्रत्येक प्राणी के जीवन में सीखने की प्रक्रिया का विशेष स्थान होता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक समय समय पर कुछ न कुछ आवश्यक सीखता रहता है। मानव जीवन में सीखने की प्रक्रिया पशुओं की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। पशुओं की सीखने की प्रक्रिया पर्याप्त सीमित एवं सरल होती है। मनुष्य द्वारा सीखे जाने वाले विषय पर क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत एवं जटिल होते हैं। मनुष्यों की सीखने की विधियाँ भी अनेक हैं। मानव शिशु के लिए सीखने के विषय अत्यंत होते हैं, जिन्हें वह जन्म से भी कभी चेतन रूप में और कभी अचेतन रूप में सीखता रहता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक माध्यमों से सीखने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम अथवा सीखने का अर्थ एवं परिभाषा। मूल रूप से सीखना अथवा अधिगम प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन होना है। जब एक बार बच्चे का हाथ आग से जलता है तो उसे दुखद अनुभव होता है और भविष्य में वह आग के पास हाथ ले जाने में भय का अनुभव करता है। उसके व्यवहार में होने वाला यह परिवर्तन ही सीखना है। मानव जीवन में सीखने का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मानव द्वारा सीखी जाने वाली बातों में इतनी अधिक भिन्नता है कि उन सबको एक सामान्य परिभाषा द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। इस कठिनाई के होते हुए भी अनेक विद्वानों ने किसी न किसी रूप में सिखाने की प्रक्रिया को परिभाषित करने के सफल प्रयास किए हैं। मुख्य विद्वानों द्वारा निर्धारित की गई सीखने की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। वुडवर्थ ने सीखने की दो प्रकार की परिभाषाएं प्रतिपादित की है। प्रथम परिभाषा के अनुसार सीखना कोई नया कार्य करने में है, बशर्ते कि नई क्रिया पुष्टिकृत हो और बाद की क्रियाओं में पुनः प्रकट होती हो। वुडवर्थ की ही अन्य परिभाषा इस प्रकार है। एक प्रक्रिया सीखना कहीं जा सकती है जहाँ तक कि वह व्यक्ति को अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार से विकसित करती है और उसके अनुभव तथा परिवेश को पहले से भिन्न बनाती है। वुडवर्थ इस की इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रबंध नई क्रियाओं से होता है तथा सीखने की प्रक्रिया से ग्रहण किए गए अनुभवों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में विभिन्न परिवर्तन तथा परिपक्वता देखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन अनुबंधन किस प्रकार साहचर्य द्वारा अधिगम को प्रदर्शित करता है? उत्तर, प्राचीन अनुबंध के निर्धारक प्राचीन अनुबंधन के में कितनी जल्दी से और कितनी मजबूती से अनुक्रिया प्राप्त होती है, यह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। अनुबंधन अनुक्रिया के अधिगमन को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उद्दीपकों के बीच समय संबंध। प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया प्रमुखतः 4 प्रकार की होती हैं। इनका आधार अनुमोदन उद्दीपन और अनुबंधित उद्दीपक की शुरुआत के बीच समय संबंध पर आधारित होता है। प्रथम 3 प्रक्रिया अग्रवर्ती अनुबंधन की है तथा चौथी प्रक्रिया पंचगामी अनुबंधन की है। इस प्रक्रिया की मूल प्रायोगिक अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, जब अनुपदित तथा अनुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसे सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। नंबर 2, विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले होता है। अनुबंधित उद्दीपक का अंत भी अनुबंधित उद्दीपक के पहले होता है। नंबर 3, अवशेष अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ और अंत अनुबंधित उद्दीपन से पहले होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ समय अंतराल होता है। नंबर 4, पंचगामी अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले शुरू होता है। प्रायोगिक अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि विलंबित अनुबंधन की प्रक्रिया अनुबंधित
अनुक्रिया प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। सहकालिक तथा अवशेष अनुबंधन की प्रक्रियाओं में भी अनुबोधक अनुक्रिया प्राप्त होती है, परंतु इस विधियों में विलगित अनुबंधन प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रयास लगते हैं। उल्लेखनीय है कि पंचगामी अनुबंधन प्रक्रिया से अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है। नंबर 2, अनुबंधी उद्दीपकों के प्रकार। प्राचीन अनुबंधन के अध्ययनों में प्रयुक्त अनुबंधनिक उद्दीपक मूलतः दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्त्यात्मक तथा विमुखी। प्रवृत्त्यात्मक अनुबंधित स्वतः सुगमय अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे खाना पीना, दुलारना आदि। यह अनुक्रियाएं संतोष और प्रशंसा प्रदान करती हैं। दूसरी ओर विमुखी अनुबंधित उद्दीपक जैसे शोर, कड़वा स्वाद, विद्युत आघात, पीड़ादायी सुई आदि दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं। यह परिहार और पलायन की अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि प्रवृत्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधन अपेक्षाकृत धीमा होता है और इसकी प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जबकि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है। यह वस्तुतः विमुखी अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता पर निर्भर करता है। नंबर 3, अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता। अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता प्रवृत्त्यात्मक और विमुखी प्राचीन अनुबंधन दोनों की दिशा को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपक जितना ही अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति उतनी ही अधिक होगी। अर्थात अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, उतने ही कम प्रयासों की जरूरत अनुबंधन की प्राप्ति के लिए पड़ेगी। प्रश्न नंबर 3, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की परिभाषा दीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। उत्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की परिभाषा मानवों अथवा जानवरों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट किए जाने वाले व्यवहार या अनुक्रियाओं को जो उनके नियंत्रण में रहती है क्रिया प्रसूत माने जाते हैं, या क्रिया प्रसूत नामक व्यवहार का अनुभव किया क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय रहता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अन्वेषण सर्वप्रथम B.F. स्किलर के द्वारा किया गया था, जो पर्यावरण में सक्रियता प्राणियों की ऐच्छिक अनुक्रियाओं पर आधारित प्रयोगों द्वारा पूरा किया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का एक प्रमुख भेद प्रकार है, जिसमें अनुक्रिया को प्रबल द्वारा मजबूत बनाया जाता है। कोई भी घटना या उद्दीपक एक प्रबल हो सकती है, जो कि वांछित अनुक्रिया को घटित होने की संभावना को बढ़ाता है, अर्थात पूर्वगामी अनुक्रिया को बढ़ाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की हर प्रबल के प्रकार, धनात्मक या ऋणात्मक प्रबलित प्रयासों की संख्या, गुणवत्ता, उच्च या निम्न प्रबल अनुसूची, सतत अथवा आंशिक और प्रबल में विलंब से प्रभावित होती हैं। अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया अथवा व्यवहार का स्वरूप को भी एक कारक का स्थान दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुक्रिया के घटित होने का प्रबलन के बीच का अंतराल भी क्रिया प्रसूत अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक माना जाता है। प्रबल के प्रकार। प्रबल वे उद्दीपक होते हैं जो पूर्व में घटित होने वाली अनुक्रियाओं की दर या संभावना को बढ़ा देते हैं। प्रबलन का विभाजन दो तरह से किया गया है। नंबर 1, धनात्मक प्रबल और ऋणात्मक प्रबल, तथा प्राथमिक प्रबल और द्वितीय प्रबल। प्रत्येक प्रबल अनुसूची व्यवस्था अनुबंधन की दिशा को अपने अपने ढंग से बदलती है। अर्जन प्रयास के दिए जाने के क्रम के आधार पर पता चला है कि आंशिक प्रबलन सतत प्रबल की अपेक्षा में विलोम के प्रति अधिक विरोध प्रदर्शित करता है। विलंबित प्रबलन किसी भी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ साथ घटती जाती है, अर्थात प्रबलन प्रदान करने में विलंब से निष्पादन का स्तर
निकृष्ट हो जाता है। जैसे विलंब से मिलने वाले बड़े पुरस्कार की तुलना में शीघ्रता से कार्य कारक के तुरंत बाद मिलने वाला छोटा पुरस्कार अधिक प्रसन्न किया जाता है। व्यवहार का स्वरूप अधिगमन के द्वारा मिलने वाले परिणाम को अच्छा या बुरा, हितकारी या हानिकारक ध्वनि में व्यवहार का स्वरूप प्रभावित होता है। अच्छा व्यवहार सुंदर प्रणाली परि अच्छा व्यवहार सुंदर परिणाम का कारण बन जाता है। प्रबलन का बीच का अंतराल क्रिया प्रसूत अधिगम को सफलतापूर्वक समाप्त किए जाने में प्रयास के रूप प्रबल आरोपित करने के क्रम तथा दो प्रबल के बीच की अवधि में विस्तृत प्रबलता के प्रभाव को घटा बढ़ा सकता है। धनात्मक प्रबलन सुखद परिणाम वाले होते हैं क्योंकि यह भोजन, पानी, धन, प्रतिष्ठा, सूचना संग्रह आदि के माध्यम से आदि माध्यम से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होते हैं। फलत यह एक धनात्मक प्रबलन के मिलने के पहले जो अनुक्रिया घटित होती है उनकी दर बढ़ जाती है। ऋणात्मक प्रबलन परिहार अनुक्रिया अथवा पलायन अनुक्रिया सिखाते हैं। जैसे जाड़े से बचने के लिए स्वेटर पहनना, आग के डर से भाग जाना, अतः खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागने की प्रवृत्ति को जगाना क्योंकि यह ऋणात्मक प्रबलन से जुड़ा होता है। अर्थात ऋणात्मक प्रबलन अपने हटाने या समापन से पहले घटित होने वाली अनुक्रिया की दर को बढ़ा देता है। प्राथमिक प्रबलन जैविक रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह प्राणी के जीवन का निर्धारण होता है। द्वितीय प्रबलन पर्यावरण और प्राणी के बीच संबंध बनाकर प्रबलन की विशेषताओं को स्पष्ट कर देता है। इसके अंतर्गत धन, प्रशंसा और श्रेणियों का उपयोग जैसी स्वाभाविक वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। प्रबलन की संख्या अथवा आवृत्ति से उन प्रयासों का बोध होता है जो उद्दीपन की अनुक्रियता को प्रभावित करता है। उचित परिणाम में भोजन, पानी की उपलब्धता की उपस्थिति में बार बार का प्रयास एवं परिणामी निष्कर्ष को पाने में समर्थ हो सकता है। अतः क्रिया प्रसूत की गति आवृत्ति को बढ़ने से समानुपाती तौर पर बढ़ जाती है। प्रबलन की गुणवत्ता आवृत्ति के बढ़ने से समानुपाती तौर पर बढ़ जाती है। क्रिया प्रसूत अथवा नैमित्तिक अनुबंध की गति सामान्यतः जिस अनुपात में इनकी गुणवत्ता बढ़ती है, प्रबलन अनुसूचियों अनुबंध से संबंधित प्रयासों के क्रम में प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के रूप में अनुबंध की दिशा प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 4, एक विकसित होते हुए शिशु के लिए एक अच्छा भूमिका प्रतिरूप अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अधिगम के उस प्रकार पर विचार विमर्श कीजिए जो इसका समर्थन करता है। उत्तर, प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों को प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। बंदूरा और उनके सहयोगियों ने विभिन्न प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगमन की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। मानवों के समक्ष ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं और उनके समान व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। छोटे शिशु घर में तथा सामाजिक उत्सव एवं समारोहों में पूर्ण व्यक्तियों के अनेक प्रकार के व्यवहारों का ध्यान से प्रेक्षण करते हैं। उनके बाद अपने खेल में उन्हें दोहराते हैं। जैसे छोटे बच्चे विवाह समारोह, जन्मदिन, प्रतिभोज, चोर और सिपाही, घर रखाव आदि के खेल खेलते हैं। वे अपने खेलों में ऐसा सब करते हैं जैसा वे समाज में और टेलीविज़न पर देखते हैं तथा पुस्तकें में पढ़ते हैं। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार प्रौढ़ों द्वारा किया गया प्रेक्षण तथा उनकी नकल करके सीखते हैं। कपड़े पहनना, बालों को संवारने की शैली और समाज में किस प्रकार रहा जाए
यह सभी दूसरों को देखकर सीखा जाता है। विभिन्न अध्ययनों में यह भी ज्ञात हुआ है कि बच्चों में व्यक्तित्व का विकास भी प्रेक्षणात्मक अधिगम के द्वारा ही होता है। आक्रामकता, परोपकार, आदर, नम्रता, परिश्रम, आलस आदि गुण भी अधिगम की इसी विधि द्वारा अर्जित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, वांछिक अधिगम के अध्ययन में प्रयुक्त विधियों की व्याख्या कीजिए, या वांछिक अधिगम के अध्ययन में प्रयुक्त विधि का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर, वांछिक अधिगम के अध्ययन में प्रयुक्त विधियां। नंबर 1, युग्मित सहचर अधिगम। यह विधि उदीपक अनुबंधन और उदीपक अनुक्रिया अधिगम के समान है। इस विधि का उपयोग मातृभाषा के शब्दों के किसी विदेशी भाषा के पर्याप्त सीखने में किया जाता है। पहले युग्मित सहचारों की एक सूची तैयार की जाती है। युग्मों के पहले शब्द का उपयोग उद्दीपक के रूप में किया जाता है और दूसरे शब्द का अनुक्रिया के रूप में। प्रत्येक युग्म के शब्द एक ही भाषा से अथवा दो भिन्न भाषाओं से हो सकते हैं। ऐसे शब्दों की एक सूची नीचे तालिका में दी गई है। तालिका: युग्मिक सहचर अधिगम में प्रयुक्त उद्दीपक अनुक्रिया युग्म। उद्दीपक अनुक्रिया: कएड समय, माइक पहाड़, ख अंग हिरण, डन नाम, पौच कोयला, गौत्र छत, पएल बकरी, छैठ नाव, गईत सोना, लौट बाघ, नव्य निगम, साख नग। नंबर 2, युग्मों के पहले शब्द उद्दीपक शब्द निर्थक शब्दार्थ व्यंजन स्वर व्यंजन है और दूसरे शब्द अंग्रेजी संज्ञाएं अनुक्रिया शब्द है। अधिगमकर्ता को पहले दोनों उद्दीपक अनुक्रिया युग्मों को एक साथ दिखाया जाता है और उसे अनुक्रिया शब्द को प्रत्येक उद्दीपक शब्द को प्रस्तुत करने के पश्चात पुनः स्मरण करने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद सीखने का प्रयास प्रारंभ होता है। एक एक करके उद्दीपक शब्द दिखाए जाते हैं और प्रतिगामी सही अनुक्रिया शब्द देने का प्रयास करता है। असफल होने पर उसे अनुक्रिया शब्द दिखाया जाता है। पहले प्रयास में सारे उद्दीपक शब्द दिखाए जाते हैं। प्रयासों का यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रतिभागी अनुक्रिया शब्दों को बिना किसी त्रुटि के बता नहीं देता। इस मापदंड तक पहुंचने के लिए प्रयासों की कुल संख्या युग्मित सहचर अधिगम की मापक बन जाती है। नंबर 3, क्रमिक अधिगम। वांछिक अधिगम की इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी किसी शाब्दिक एकांकों की सूची को किस प्रकार सीखता है और सीखने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। सबसे पहले शब्दों की एक सूची तैयार कर ली जाती है। सूची में निरर्थक शब्दार्थ, अधिक परिचित शब्द, कम परिचित शब्द, आपस में संबंधित शब्द आदि हो सकते हैं। प्रतिभागी को सारी सूची प्रस्तुत की जाती है और उनको निर्देश किया जाता है कि वह एकांशों को उसी क्रम में बताएं जिस क्रम में वह सूची में है। पहले प्रयास में सूची का सबसे पहला एकांश दिखाया जाता है और प्रतिभागी को दूसरा एकांश बताना होता है। यदि वह निर्धारित समय में बताने में असफल रहता है तो प्रयोगकर्ता उसे दूसरा एकांश प्रस्तुत करता है। अब यह एकांश उद्दीपक बन जाता है और प्रतिभागी को तीसरा एकांश अर्थात अनुक्रिया शब्द बताना होता है। अगर वह असफल होता है तो प्रयोगकर्ता उसे सही एकांश बता देता है जो चौथे एकांश के लिए उद्दीपक बन जाता है। इस विधि को क्रमिक पूर्वाभास विधि कहा जाता है। अधिगम के प्रयास तब तक चलते रहते हैं जब तक कि प्रतिभागी सभी एकांशों का सही क्रमिक पूर्वाभास न कर ले। नंबर 4,
मुक्त पुनः स्मरण। इस विधि में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है जिसे वह पढ़ते हैं और बोलते हैं। प्रत्येक शब्द एक निश्चित समय तक ही दिखाया जाता है। इसके बाद प्रतिभागियों को शब्दों को किसी भी क्रम में पुनः स्मरण करने के निर्देश दिए जाते हैं। सूची में शब्द आपस में संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं। सूची में 10 से ज़्यादा शब्द शामिल किए जाते हैं। शब्दों के प्रस्तुतिकरण का क्रम एवं प्रयास से दूसरे प्रयास में भिन्न होता है। इस विधि का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रतिभागी शब्दों को स्मृति में संचित करने के लिए किस तरह से संगठित करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि सूची के आरंभ और अंत में स्थिर शब्दों को पुनः स्मरण सूची के बीच की स्थिति शब्दों की तुलना में अधिक सरल होता है। प्रश्न नंबर 6, कौशल से आप क्या समझते हैं? किसी कौशल के अधिगम के कौन कौन से चरण होते हैं? उत्तर नंबर 1, सामान्यीकरण तथा विभेदन की प्रक्रियाएं हर प्रकार के अधिगम में दिखाई देती हैं। मान लीजिए एक प्राणी को अनुबंधित उद्दीपक, प्रकाश या घंटी की ध्वनि प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया, लार, स्राव या कोई अन्य प्रतिवर्ती अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए अनुबंधित किया गया है। अनुबंध स्थापित हो जाने के पश्चात जब अनुबंधित उद्दीपक के समान कोई दूसरा उद्दीपक जैसे टेलीफोन का वजन प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी इसके प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करता है। सामान्य उद्दीपकों के प्रति सामान्य अनुक्रिया करने के इस गोचर को सामान्यीकरण कहते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा एक खास आकार और आकृति वाले उस जार की जगह को जान गया है जिसमें मिठाइयाँ रखी जाती हैं। जब माँ पास में नहीं रहती है तो भी बच्चा जार को खोज लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है। यह एक अधिगत क्रिया प्रस्तुत है। अब मिठाइयाँ एक दूसरे जार में रख दी गई जो एक भिन्न आकार तथा आकृति का है और रसोई घर में दूसरी जगह रखा हुआ है। माँ की अनुपस्थिति में बच्चा जार को ढूंढ लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है। यह भी सामान्यीकरण का एक उदाहरण है। जब एक सीखी हुई अनुक्रिया की एक नए उद्दीपक से प्राप्ति होती है तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं। नंबर 2, एक दूसरी प्रक्रिया जो सामान्यीकरण की पूरक है विभेदन कहलाती है। सामान्यीकरण समानता के कारण होता है जबकि विभेदन भिन्नता के प्रति अनुक्रिया होती है। उदाहरण, मान लीजिए एक बच्चा काले कपड़े पहनने व बड़ी मूछों वाले व्यक्ति से डरने की अनुक्रिया से अनुबंधित है। बाद में जब वह एक नए व्यक्ति से मिलता है जो काले कपड़े में और दाढ़ी रखे हुए है तो बच्चा भयभीत हो जाता है। नंबर 3, बच्चे का भय सामान्यीकृत है। यह एक दूसरे अपरिचित से मिलता है जो धूसर कपड़ों में हैं और दाढ़ी मूछ रहित है तो बच्चा नहीं डरता है। यह विभेदन का एक उदाहरण है। सामान्यीकरण होने का तात्पर्य विभेदन की विफलता है। विभेदन की अनुक्रिया प्राणी की विभेदक क्षमता या विभेदन के अधिगम पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 7, सामान्यीकरण तथा विभेदन के बीच आप किस तरह अंतर करेंगे? उत्तर, सामान्यीकरण तथा विभेदन की प्रक्रियाएं हर प्रकार के अधिगम में दिखाई देती है। मान लीजिए एक प्राणी को अनुबंधित उद्दीपक, प्रकाश या घंटी की ध्वनि प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया, लार, स्राव या कोई अन्य प्रतिवर्ती अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए अनुबंधित किया गया है। अनुबंधित स्थापित हो जाने के पश्चात जब अनुबंधित उद्दीपक के समान कोई दूसरा उद्दीपन जैसे टेलीफोन का बजना प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी इसके प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करता है। समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने में इस गोचर को सामान्यीकरण कहते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा एक खास आकार और आकृति वाले उस जार की जगह को जान गया है जिसमें मिठाई रखी जाती है। जब माँ पास में नहीं रहती है तो भी बच्चा जार को खोज लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है। यह एक अधिगत क्रिया प्रस्तुत है। अब मिठाइयाँ एक दूसरे जार में रख दी गई जो एक भिन्न आकार तथा आकृति का है
और रसोई घर में दूसरी जगह रखा हुआ है कि माँ की अनुपस्थिति में बच्चा जार को ढूंढ लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है। यह भी सामान्यकरण का एक उदाहरण है। जब एक सीखी हुई अनुक्रिया की एक नए उद्दीपक से प्राप्ति होती है तो उसे सामान्यीकरण कहते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया जो सामान्यीकरण को की पूरक है विभेदन कहलाती है। सामान्यीकरण समानता के कारण होता है जबकि विभेदक भिन्नता के प्रति अनुक्रिया होती है। उदाहरण मान लीजिए एक बच्चा काले कपड़े पहने व बड़ी मूछों वाले व्यक्ति से डरने की अनुक्रिया से अनुबंधित है। बाद में जब वह एक नए व्यक्ति से मिलता है जो काले कपड़े में है और दाढ़ी रखे हुए है तो बच्चा भयभीत हो जाता है। बच्चों का भय सामान्यकृत है। यह एक दूसरे अपरिचित से मिलता है जो वो सर कपड़ों में है और दाढ़ी मूछ रहित है तो बच्चा नहीं डरता है। यह विभेदन का एक उदाहरण है। सामान्यकरण होने का तात्पर्य विभेदन की विफलता है। विभेदन की अनुक्रिया प्राणी की विभेदक क्षमता या विभेदन के अधिगम अधिगम पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 8, अधिगम अंतरण कैसे घटित होता है? उत्तर, अधिगम अंतरण को प्रशिक्षण अंतरण भी माना जाता है। इसके अंतर्गत नए अधिगम पर पूर्व अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अधिगम अंतरण पर आधारित एक रोचक प्रयोग दो भाषाओं माना अंग्रेजी और फ्रांसीसी के सीखने के लिए दो समूहों का चयन किया जाता है। प्रतिभागियों के एक समूह को प्रायोगिक दशा के लिए तथा दूसरे समूह को नियंत्रित दशा के लिए निर्धारित कर लिया जाता है। प्रायोगिक दशा वाले प्रतिभागियों को 1 वर्ष का समय अंग्रेजी सीखने के लिए दिया जा रहा है जबकि दूसरे नियंत्रक समूह वाले प्रतिभागियों को फ्रांसीसी भाषा सीखने का अवसर दिया जाता है। 1 वर्ष की समाप्ति पर दोनों समूहों के द्वारा अर्जित भाषा ज्ञान की जांच की जाती है। 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में प्रायोगिक समूह और फ्रांसीसी तथा नियंत्रक समूह को अंग्रेजी भाषा सीखने को कहा जाता है। 2 वर्ष बीत जाने पर दोनों समूहों को दोनों विषयों के लिए समान समय उपलब्ध होने की बात मानी जाती है। दोनों समूहों को पुनः लब्धांक प्राप्त करना होता है। लब्धांक के आधार पर तय किया जाता है कि किस भाषा को सीखना सरल या कठिन है। अतः उद्दीपकों और अनुक्रियाओं में परस्पर अंतर लाकर अधिगम की विशिष्टता को पहचानना अधिगम अंतरण के घटित होने का आधार होता है। इसमें समय, स्थिति, विषयों के क्रम, अनुभव एवं सुविधा में अंतर लाकर सीखने या प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर जुटाता है। प्रश्न नंबर 9, अधिगम के लिए प्रेक्षणा का होना क्यों अनिवार्य है? उत्तर, जीवन रक्षा की आवश्यकता सभी जीवित प्राणियों में होती है और मनुष्यों में जीवन रक्षा के साथ साथ समृद्धि की भी आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा से आश्रय प्राणी की एक ऐसी मानसिक तथा शारीरिक अवस्था से है जो प्राणी को उनकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा प्राणी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रबलता से काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ऐसे अभिप्रेरित व्यवहार तब तक होते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए और आवश्यकता की पूर्ति न हो जाए। अधिगम के लिए प्राणी का अभिप्रेरित होना अनिवार्य है। जब घर में मां नहीं होती तो बच्चे रसोई घर में घुसकर खाने पीने की चीज़ें क्यों खोजते हैं? क्योंकि मिठाई खाने की उनकी वर्तमान में आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु वे उन बर्तनों को टटोलते हैं जिनमें मिठाई रखी जाती है। खोजने की इस प्रक्रिया में बच्चे मिठाई के बर्तन को पाना सीख लेते हैं। जब किसी बॉक्स में किसी भूखे चूहे को बंद कर दिया जाता है तो भोजन की आवश्यकता के कारण वह बॉक्स के चारों ओर घूम घूम कर भोजन की तलाश करता है। इसी कार्य को करने में संयोग से उसके बॉक्स की दीवार में बना एक लीवर दर जाता है और बॉक्स में भोजन का एक टुकड़ा गिर जाता है। भूखा चूहा उसे खा लेता है। बार बार यही प्रक्रिया दोहराते रहते से चूहा यह सीख जाता है कि लीवर दबाने से
भोजन मिलता है। प्रश्न नंबर 10, अधिगम के लिए तत्परता के विचार का क्या अर्थ है? उत्तर, तत्परता का साधारण अर्थ इच्छा शक्ति अथवा किसी काम के प्रति अनुराग का प्रदर्शन है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को पूरा कर लेने पर संतोष व्यक्त करता है अथवा अवसर पाकर काम को पूरा करने हेतु तैयार हो जाता है, तो माना जाता है कि उस व्यक्ति के द्वारा तत्परता दिखाई जा रही है। प्राणियों की विभिन्न जातियों में उनकी संवेदना क्षमताओं तथा अनुक्रिया करने के लिए परम लक्ष्य होता है, वही दूसरों के लिए निरर्थक माना जाता है। प्राणियों के लिए उद्दीपक उद्दीपक यस यस अथवा उद्दीपक अनुक्रिया यस आर का मान सहचर्य को स्थापित करने की दृष्टि से अलग अलग होती है। रुचि, क्षमता, लगन, दक्षता, कुशलता आदि में से प्रत्येक मामले में सभी प्राणियों की दशा अलग अलग होती है। सीखने की दृष्टि से यदि तत्परता पर ध्यान देने की बात चले तो स्पष्ट होगा कि सीखे जाने वाले वैसे कार्य या विषय या आवश्यकता या रुचि के प्रतिकूल कार्य या विषय के बीच व्यवहार में भारी अंतर प्रकट होता है। इच्छा शक्ति और लक्ष्य के अनुकूल कार्य सरलता से अच्छे परिणाम के साथ पूरे किए जाते हैं, जबकि लक्ष्यहीन कार्य कठिनाई से एवं अनियमित ढंग से किसी तरह पूर्णता तक पहुंचा दिए जाते हैं। ईंट ढोने को यदि उदाहरण माना जाए तो यदि तत्परता के साथ ईंट लाया जाए तो वह पूर्व आकार में रहेंगे तथा सजाकर रखे जाएंगे, लेकिन यदि तत्परता का अभाव होगा तो टूटी फूटी ईंट का एक बेडोल ढेर देखने को मिलेगा। दोनों हालातों में पूर्व स्थान से ईंट को हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया प्रतीत होता है। अतः तत्परता किसी व्यक्ति की कार्य कुशलता को बढ़ाती भी है तथा अच्छे परिणाम को पाने के लिए प्रेरित भी करती है। तत्परता के साथ किसी विषय को सीखना भी सरल हो जाता है तथा तत्परता के साथ सीखा गया विषय स्थायी भी होता है। प्रश्न नंबर 11, संज्ञात्मक अधिगम के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, संज्ञात्मक अधिगम को मनोवैज्ञानिक अधिगम का मूल माना जाता है। इनमें कार्यकलापों की जगह ज्ञान में परिवर्तन लाने का प्रयास शामिल है। संज्ञानात्मक अधिगम को दो विभिन्न रूपों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, अंतर्दृष्टि अधिगम और अव्यक्त अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि से ऐसी प्रक्रिया का बोध होता है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक प्रकट हो जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम की व्याख्या अनुबंधन के आधार पर सरलता से नहीं की जा सकती है, किंतु इसका सामान्यीकरण अन्य मिलती हुई समस्याओं की परिस्थितियों में हो सकता है। अंतर्दृष्टि अधिगम में अचानक समाधान प्राप्त होना अनिवार्य है। इसे सत्य प्रमाणित करने के लिए कोहलर ने चिंपैंजी को माध्यम बनाकर प्रयोग को पूरा किया। उन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को एक बड़े बंद खेल क्षेत्र में डाल दिया। वह भूखा था, लेकिन भोज्य पदार्थ उसकी पहुंच से बाहर रख दी गई थी। बंद क्षेत्र में बॉक्स तक छड़ी रख दिया गया। भूखा होने के कारण चिंपैंजी भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। शीघ्र ही चिंपैंजी ने बक्सा तथा छड़ी अपने अधीन कर लिया। वह बक्सा पर चढ़कर छड़ी की सहायता से बार बार रोटी गिराने का प्रयास करने लगा। चिंपैंजी अब बॉक्स पर चढ़कर छड़ी से रोटी गिराना सीख चुका था। चिंपैंजी अब बंद किए जाने पर तुरंत रोटी को गिराकर खा लेता था। किसी प्रयोग के परिणाम की प्राप्ति नहीं होने पर अचानक निष्कर्ष को पाकर प्रयोगकर्ता काफ़ी खुश होता है। सिंचाई के लिए परेशान किसान हठात की वर्षा पाकर खुश हो जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम में संसाधन और साध्य के बीच एक संबंध का होना प्रतीत होता है। अव्यक्त अधिगम की
प्रमुख विशेषता के रूप में माना जाता है कि इसमें एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है, किंतु व्यवहार दर्शाया नहीं जाता। अपर्याप्त अधिगम से संबंधित एक प्रयोग टॉलमेन के द्वारा किया गया। टॉलमेन ने चूहे के दो समूहों को भूल भुलैया नामक कक्ष में छोड़ दिया। चूहों के एक समूह को भोजन पदार्थ की स्थिति ज्ञात थी, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता अज्ञात था। भोजन की लालच में चूहा बहुत भटका, कई अंतपर्थों में आगे बढ़कर लौट आया, लेकिन अंत में वह भोज्य पदार्थ तक पहुंच ही गया। बार बार किए गए प्रयास का फल उसे प्राप्त हो गया। अब वह आसानी से कम समय में द्वार से भोजन तक का रास्ता बिना भटके दौड़कर पूरा कर लेता है। दूसरा चूहा कुछ नहीं जानता था, फिर भी वह पहले चूहा की तरह सस्ता रास्ता तय करने लगा। प्रस्तुत प्रयोग के माध्यम से टॉलमेन अपनी खोज का एक निष्कर्ष निकाला, जिसके अनुसार चूहे ने अपने अव्यक्त अधिगम के सहारे भोज्य पदार्थ तक पहुंचने का मार्ग चुन लिया। वह किस प्रकार रास्ता का सही अंदाज लगाया, यह अव्यक्त ही रहा, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें जिन दिशाओं और स्थानीय अवस्थितियों की आवश्यकता भी उनका मानस चित्रण किया। प्रश्न नंबर 12, अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान हम कैसे करते हैं? उत्तर, अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान हम निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर करते हैं। नंबर 1, अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों को अक्षरों, शब्दों तथा वाक्यों को लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है। नंबर 2, इस श्रेणी के बच्चे सीखने के लिए कोई मनपसंद योजना अथवा तरीका खोजने में लगभग अक्षम होते हैं। नंबर 3, यह किसी एक विषय पर देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर रख पाते हैं। नंबर 4, यह विभिन्न आवश्यक सामानों को अनवरत रूप से इधर उधर हटाते रहते हैं। नंबर 5, इन्हें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता प्रकट करने में कठिनाई होती है। नंबर 6, यह बच्चे काम करने के मौलिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। नंबर 7, सामाजिक संबंधों का मूल्यांकन करने में उनसे भूल हो जाया करती है। नंबर 8, भाषा सीखने एवं समझने में भी यह अक्षम होते हैं। नंबर 9, इनमें प्रात्यक्षिक विकार, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, ध्वनि, गति भी पाए जाते हैं। नंबर 10, इनमें पवन वैकल्प के क्षण पाए जाते हैं, अर्थात यह शब्दों को वाक्यों के रूप में संगठित करने में अपेक्षाकृत अक्षम होते हैं। अतः अस्वाभाविक स्वभाव तथा शारीरिक गठन की तुलना में मानसिक दुर्बलता का पाया जाना अधिगम आवश्यकता वाले छात्रों की पहचान है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।